कदम से कदम मिलाकर चलता है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतनी अच्छी जो है वो जीत अपनी दर्ज करवाई है। अब हम आपको बता दें दिल्ली का कि दिल्ली में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है, 1 पे लीड कर रही है। बीजेपी 31 सीटों पर जीत दर्ज करवा चुकी है और 2 पर लीड कर रही है। और आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है और 2 सीट पर लीड कर रही है। अदर्स जो है वो 2 सीट पर आगे हैं। रोशनी की किरण जो है वो थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत देने वाली जरूर है। और अब आइए सुनते हैं कि राहुल ने क्या कहा। मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. The Congress party also, and myself and the Congress president would like to congratulate our opponents who have won the election. We work for the people of this country, and it is our duty to listen to you. That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said, and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. Myself, Sheila ji has worked hard in Delhi, and I believed that Sheila ji gave good governance. But I think what we need to do as a party is move ahead of just talking about good governance, and we need to move to a paradigm, to a place where we are actually giving serious space to the common man in our processes, in our systems, in our structures. Political parties today are not giving adequate voice to the man on the street, and it is our job as institutions of the voice of people to do that. तो नाज़रीन, ये थे राहुल गांधी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी हार जो है वो कबूल कर ली है। और अब हम सीधे लिए चलते हैं और जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ अरविंद भाई, इससे लपेट हो गया। कैसा बैठ उसी के साथ कैसे लग रहा है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई क्या बात नहीं जाएगी इसमें, आगे बैठेंगे नहीं। आप माइक बैठिए
ये रखा था मैं इधर जाओ पीछे आपका माल आ गया ताकि बाहर की आवाज मेरा लाइव वहाँ पे मेरे ऊपर बोलो क्यों आ जाएगा इसमें आएगी नहीं आवाज है, कोई जायज नहीं है, सिर्फ एक आम आदमी है लेकिन जिसका कद आज बेहद ऊंचा हो गया है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने तमाम उन साथियों के साथ हैं जिनके साथ उन्होंने आज कामयाबी दर्ज की है। इधर से हट जाए, स्टील के साथ ही हट जाए, स्टील के साथ ही बैठ जाए। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरे दिल्ली के मंजरनामे को, सियासी मंजरनामे को प्लीज आप अपने उसको मत कीजिए आगे पीछे मैं कर दूंगा सबसे भाई तुम जाओ मार जाएगा अरे यार प्लीज आप में से कोई होइएगा नहीं, प्लीज आप पीछे हो जाइए सबको प्लीज सर प्लीज कीप इट डाउन। आज जो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं, ये नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव पहली बार सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर लड़ा गया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, एक तरफ ईमानदार राजनीति थी और दूसरी तरफ इन लोगों की भ्रष्ट राजनीति थी। अभी तक जब भी हम राजनीति की बात करते थे तो उसका मतलब होता था गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत चीजें। पहली बार जनता ने ईमानदारी से राजनीति करने की कोशिश की और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। और अगर ये पार्टियां नहीं बदली तो जनता इन पार्टियों को बदल देगी और जनता इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगी। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं इस देश के। हम बहुत सामान्य लोग हैं। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, एक सामान्य सी पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान जैसे बड़े दिग्गज को हराया है। अखिलेश त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था और उसने मॉडल टाउन में इतने बड़े दिग्गज को हराया है। कमांडो सुरेंद्र जो देश के लिए पहले सीमाओं पे लड़ा था, उसने कैंट से इतने बड़े दिग्गज को हराया है। अशोक चौहान
अंबेडकर नगर से 40 साल से जीतते आ रहे चौधरी प्रेम सिंह को उन्होंने हराया है। ये कौन लोग हैं? कौन है राखी बिरला? कौन है अशोक सिंह? कौन है अखिलेश मनी त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं। और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। धर्मेंद्र कोहली, संतोष कोहली का भाई, संतोष कोहली की हत्या कर दी इस पूरी जंग के अंदर, लेकिन जनता ने इसका बदला लिया। आज संतोष कोहली का भाई इतने बड़े मार्जिन से जीता है और उसने 20 साल पुराने विधायक ढिंगान जी को हराया आज के चुनाव में। आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। इन चुनावों के अंदर कई सारी चीजें की गई जो पहली बार हुई। ईमानदार राजनीति की शुरुआत की गई। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई जिसने अपने चंदे का एक एक पैसे का हिसाब अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला, जिसने एस्टीमेट लगाया कि हमें 20 करोड़ रुपया चाहिए केवल, और 20 करोड़ रुपए इकट्ठे होते ही चंदा लेना बंद कर दिया। आज तक भारत तो क्या, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव के पहले चंदा लेना बंद कर दिया हो। चुनाव के 4 दिन पहले एक कैंडिडेट के ऊपर इल्जाम लगने पर हमने उस कैंडिडेट की टिकट कैंसिल कर दी। कई मायनों में एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई है दोस्तों। पहली बार ये साबित हो गया कि देश में लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ सकते हैं और ईमानदार और देशभक्त लोग भी चुनावी राजनीति में आ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। 2 शब्द मैं अपने उन साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा जो लोग आज चुन के आए हैं। अभी तक हम लोग विरोध किया करते थे। दोस्तों, जनतंत्र जनता का शासन होता है, जनतंत्र सेवा का नाम है। अब जो लोग चुन के आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी पूरे तन मन धन, पूरी तन्मयता के साथ अपनी अपनी विधानसभा की जनता की वैसी सेवा करें जिस किस्म की सेवा की हम दूसरों से उम्मीद किया करते थे। मैं हर्षवर्धन साहब को और बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। उन लोगों को जो इतनी सीटें मिली हैं। हमारा कोई शीला दीक्षित जी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं। तो मैं उन सभी वॉलंटियर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे देश भर से, दुनिया भर से, जो अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं। अभी तक चुनावी राजनीति पेड वर्कर्स के उस पर लड़ी जाती थी, लोगों को हायर किया जाता था। पहली बार इस चुनाव को जनता ने लड़ा है, वॉलंटियर्स ने लड़ा है। कौन है ये वॉलंटियर्स? ये वॉलंटियर्स इस देश की जनता है। इस देश की जनता ने इस चुनाव को लड़ने का बीड़ा अपने सर पे उठाया था। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं, कई लोग नौकरियों से छुट्टियां लेके आए हुए हैं, कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। ये सारे आम लोग हैं, इनमें एक भी पेड कार्यकर्ता नहीं है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार और महंगाई से तंग आ चुके थे। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके परिवारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना किया। और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज इस ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, जो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश के अंदर फैलेगी और पूरे देश से भ्रष्टाचार और महंगाई को दूर करेगी। अगर इस पूरी यात्रा में मुझसे या मेरे साथियों से कहीं कोई गलती हुई हो या हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई हो जाने अनजाने में, तो मैं उन सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। बीजेपी विपक्ष में होती थी और आप उनके सवाल खड़े करते थे, आप मुख्य विपक्षी हैं, क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, किस तरह का रोडमैप होगा आपका मुख्य विपक्षी दल आप होंगे? हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? कि हम किसी से समर्थन ना लेंगे ना। अपनी शर्तों को बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथियों को बहुत नम्रता के साथ रास्ता दें। तो नाज़रीन, ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ दिल्ली वालों का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ईटीवी ने भी आपको इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में पल पल की खबर दी है। हमारी पूरी टीम ने दिन रात की अनथक मेहनत के बाद आप तक अवाम के इस फैसले को पहुंचाया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर से दिखाया भारत विरोधी रवैया। फ्रांस में वेश्यावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए संसद में बना विवादित कानून। और बांग्लादेश में हिंसा और टकराव का दौर जारी। भारत के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर टिकी शेख हसीना की उम्मीदें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के बारे में विवादास्पद बयान दिया है। नवाज का कहना है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के दरमियान चौथा युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि बढ़ते दबाव के चलते शरीफ के तेवर नरम पड़ गए हैं और उन्होंने इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही है। लेकिन शरीफ का ये बयान उनकी भारत विरोधी मानसिकता को एक बार फिर से उजागर करता है। ये बात भी पूरी तरह साफ है कि जब से पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, तब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के मुखिया नवाज शरीफ ने फिर भड़काऊ बयानबाजी की है। भारत से 3 बार जंग में पराजित होने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक और जंग की बात कही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की काउंसिल को संबोधित करते हुए शरीफ ने ये बात कही। हालांकि जब उन्हें अपने बड़बोलेपन और मामले की गंभीरता का एहसास हुआ तो वो अपने बयान से बैक ट्रैक कर गए। शरीफ की ये बयानबाजी भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में लोगों का ध्यान बटाने के लिए चाल थी या फिर कट्टरपंथियों के दबाव का नतीजा? इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन भारत ने इस मसले पर जिस तरह एकजुट होकर तुरंत और कड़ी प्रतिक्रिया दी, उसने पाकिस्तान को बयान बदलने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की बातें करना जंग की, वो भी 21st सेंचुरी में, समझ में नहीं आता। अमेरिका ने इतनी जंगें की अभी पिछले 10 साल के अंदर, किसी भी जंग में उसने कोई अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाया। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सी जंगें हिंदुस्तान से कर चुका है, हमेशा उसकी हार हुई है, उसका नुकसान हुआ है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान टूट भी गया, बांग्लादेश का गठन हो गया। तो इस तरह की बातें पता नहीं क्यों वो करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर मसले को हाईलाइट करना चाहता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंप फिर से सक्रिय हो गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन
और लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के नौजवानों और छोटे बच्चों को भी आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग फिर से तेज हो गई है। आतंक का ये खेल भले ही पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के समर्थन से चल रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शरीफ इन सब से अनजान हो। पाकिस्तान की राजधानी मुजफ्फराबाद में जिस तरह भारत का मोस्ट वांटेड गुनहगार और उसके साथ ही हथियार लहराते घूम रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि उन्हें पाक हुकूमत की किस तरह शय हासिल है। इन आतंकियों से वहां की आम जनता भी परेशान है और उसने इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी किए हैं। हमने वहाँ पर पीस रैली की थी और पीस कॉन्फ्रेंस की थी इन सो कॉल्ड जिहादियों के खिलाफ। वी डू नॉट वांट देयर प्रेजेंस इन our area, because they are creating problems for us. They are creating problems for us on this side, and when they go across, they create problems for our brothers on the other side. पाकिस्तान की आम जनता भले ही भारत विरोधी ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी लीडरशिप, खासतौर पर मौजूदा हुकूमत और उसके सरबराह नवाज शरीफ जरूर भारत मुखालिफ है। हालांकि ऊपरी तौर पर वो भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव कई बार रख चुके हैं, लेकिन हकीकत में उनका रवैया भारत के साथ दोस्ती के खिलाफ है। नवाज ने सत्ता में आने से पहले अपनी जनता से जो वादे किए थे, उनमें से कोई भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो बिजली कटौती से निपटना हो या फिर महंगाई में कमी लाना, आतंकवाद का खात्मा हो या फिर तालिबान संकट को सुलझाना, शरीफ साहब हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता उन्हें कोसती फिर रही है। जो भी आए नवाज शरीफ, जरदारी, जो भी आता है वो करता तो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ वोट लेते हैं और चल देते हैं बस। महंगाई कम करो, कम से कम खाना पीना तो कम से कम इंसान को कम करे ना। बिजली तो इसी में बंदा मर गया। ये सारे जिम्मेदार यही है, गवर्नमेंट है, जो मर रहे, खुदकशी कर रहे, अपने बच्चों को मार रहे हैं, ये महंगाई की वजह से। पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने और उसे घेरने के लिहाज से एक और चाल चली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत को सियाचिन से सेना हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि अजीज को अपने सैनिकों की मौजूदगी और उससे होने वाले नुकसान नहीं दिखाई दिए। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की मांग भी कर चुका है, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया था। पाकिस्तान के रवैये से साफ है कि वो हर हाल में भारत पर दबाव बनाना चाहता है और इसके लिए लगातार नई चालें चलने में लगा है। फ्रांस की संसद ने एक नया और विवादास्पद कानून पारित किया है। ये कानून वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। अगर इससे सेनेट की मंजूरी मिल जाती है तो स्वीडन और नॉर्वे के बाद फ्रांस भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां प्रोस्टिट्यूशन से निपटने के लिए कड़े कानूनी नियम हैं। फ्रांस के नए कानून के मुताबिक यौन संबंधों के बदले पैसे देने पर किसी को अपराधी माना जाएगा और उसे सजा भी मिल सकती है। इसके अलावा उसे भारी जुर्माना भी देना होगा। हालांकि इस सख्त कानून का फ्रांस में काफी विरोध हो रहा है और इस मसले पर फ्रांस की जनता में काफी मतभेद है। दुनिया भर में फ्रांस की छवि एक रंगीन मिजाज देश की है, मौज मस्ती और आधुनिकता से भरपूर। लेकिन लगता है कि फ्रांस अपनी ये छवि बदलने के लिए उतावला है। मोस्ट रोमांटिक शहर के तौर पर मशहूर पेरिस की रंगीन रातें गुजरे जमाने की बात बन जाएंगी। दरअसल फ्रांस हुकूमत वहाँ पर बढ़ती वेश्यावृत्ति से काफी परेशान है। इस पर रोक लगाने के लिए उसने कई उपाय भी किए, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। इसलिए अब फ्रांस ने अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है। फ्रांस में अब वेश्याओं पर नहीं, बल्कि उनकी सेवा लेने वालों पर लगाम कसी जाएगी।
ऐसे ग्राहकों से लगभग $2000 जुर्माना वसूला जाएगा। जाहिर सी बात है कि विकसित देश फ्रांस के निवासियों के लिहाज से भी ये रकम काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इस मसले पर वहाँ खूब हो हल्ला हो रहा है। It's a return of ordre moral, moral order, in which the states is going to tell you what is good or not. I'm sorry, this belongs to each person, but it doesn't belong to the state. No state in the bedroom. फ्रांस की जनता इस विवादास्पद कानून पर दो भागों में साफ तौर पर विभाजित दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसे कड़े उपायों के चलते दुनिया के सबसे पुराने पेशे पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इसके चलते पुलिस को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस मसले के समर्थन और विरोध में वहाँ लगातार रैलियां हो रही हैं। सेक्स वर्कर्स ने भी वहाँ काफी हंगामा किया है और उनका कहना है कि ये उनकी आजीविका का साधन है। लेकिन लगता है कि हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं होने वाला और वो इस कड़े कानून के लिए मन बना चुकी है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि संसद में ये बिल पास हो सका। इससे हमें वेश्यावृत्ति और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि मासूम बच्चे और बच्चियाँ अब इस दलदल में नहीं धंसेंगे। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक यहाँ मौजूद यौन कर्मियों में 80% से ज्यादा विदेशी हैं और वे अपराधी गिरोहों के चंगुल में फंसी हुई हैं। इन महिलाओं को इस खतरनाक चंगुल से निकालना होगा। हुकूमत का कहना है कि उसका मकसद यहाँ विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोड़ना है, जो खासा मजबूत है। हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ्रांस की हुकूमत मॉरल पुलिसिंग कर रही है, जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता। भले ही फ्रांस से बहुत से लोगों को हुकूमत का ये कदम पसंद न आया हो, लेकिन आयरलैंड और जर्मनी भी जल्द ही ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है। यानी मतलब साफ है कि यूरोपीय संघ के देशों में एक और मामले पर परस्पर एकजुटता दिखाई पड़ रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक घमासान चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच भारत और बांग्लादेश के दरमियान प्रस्तावित लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी खासा चर्चा में है। हालांकि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन अगर ये समझौता होता है तो इससे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को खासा चुनावी फायदा हो सकता है।